हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो इससे पहले के सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं यूनिवर्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है। तो इससे पहले भी काफ़ी थ्योरीज आए, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को ही जो है अब तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। तो इनिशियल स्टेट में क्या हुआ कि ऑल स्पेस टाइम मैटर एनर्जी जो है एक जो है कॉन्सेंट्रेटेड था एक सिंगुलरिटी में। सिंगुलरिटी क्या है? सिंपल एक पॉइंट है, उसी पॉइंट में इतना ये डेंस था कि जितना स्पेस टाइम मैटर एनर्जी सब कुछ इसी सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी जो है था। तो फिर क्या हुआ कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड होना शुरू हुआ ऑल डायरेक्शन में सिंस बिग बैंग। तो फिर क्या हुआ, जो ये पॉइंट था तो इस पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ सडनली। ठीक है, और जब एक्सप्लोजन हुआ तो धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड करने लगा चारों तरफ। ठीक है, हर डायरेक्शन में यूनिवर्स एक्सपेंड करने लगा सभी तरफ। तो एक्सपेंशन इज ऑफ स्पेस इटसेल्फ। तो ये जो एक्सपेंड हो रहा है तो सिर्फ कोई एक चीज नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा स्पेस ही एक्सपेंड होकर के फैल रहा है। ठीक है, देन कूलिंग एंड पार्टिकल फॉर्मेशन। तो फिर क्या हुआ, एक्सपेंड हो ही रहा है, अभी भी यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड हो रहा है। देन कूलिंग हुआ, जो भी पार्टिकल्स था कूलिंग हुआ और पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो रैपिड कूलिंग आफ्टर एक्सपेंशन, फॉर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन्स बना। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी वाले क्लास में देखेंगे तो ज्योग्राफी में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। ठीक है, आपको ऑलरेडी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी का उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बट अभी इसके बाद जब नेक्स्ट हम फिर से रिवीजन करेंगे तो ज्योग्राफी में इन चीज़ों को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का। फिर लेटर फॉर्मेशन हुआ सिंपल एटम्स का। देन अब समझते हैं प्रीमोर्डाइल न्यूक्लियोसिंथेसिस। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बना, जैसे हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम बना। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बना? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और कुछ हमें स्मॉल अमाउंट में लिथियम, बेरिलियम, ये सब चीज़ भी देखने के लिए मिला। देन अब समझते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन। फिर जाइंट क्लाउड्स बन गया। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ से करके जाइंट क्लाउड्स बन गया। हाइड्रोजन और हीलियम जो है क्रॉप कॉलेप्स होने लगा। ठीक है, क्यों? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि यहाँ क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रेविटी था, तो ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन हीलियम ये सब कुछ क्या होने लगा? कॉलेप्स होने लगा। और फिर फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का, गैलेक्सीज का और क्लस्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे जाइंट क्लाउड बन गया। ठीक है, देन अगर हम देखें कि यूनिवर्स में क्या क्या है, तो डार्क एनर्जी जो है 68% डार्क एनर्जी भी है, एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है और डार्क एनर्जी का नेचर हमें अभी भी पता नहीं है। देन डार्क जो मैटर है ये 27% है। डार्क एनर्जी सबसे ज़्यादा याद रखना है, कितना? 68% डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर 27% है। तो ये नॉन ल्यूमिनस है और ये क्या नहीं करता? इमिट नहीं करता और एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट को, इसीलिए ये डार्क मैटर है। और इसको हम कैसे, डार्क मैटर को फिर डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटी वहां मिलेगा तो उसकी वजह से पता चल पाएगा कि यहाँ कुछ डार्क मैटर है। ये एक एसेंशियल है गैलेक्सी फॉर्मेशन और उसके स्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ एक चीज जो याद रखना है कि डार्क एनर्जी 68% है, डार्क मैटर 27% है। डार्क मैटर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, और डार्क एनर्जी की वजह से हम देखते हैं जो ये एक्सपेंशन हो रहा है ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देन अब ऑर्डिनरी और जो ब्रायोनिक मैटर है ये ओनली 5% है। मतलब जो हम देख पा रहे हैं स्टार्स, प्लैनेट, गैस, डस्ट, ये जो जितना भी विजिबल मैटर है ना, ये सिर्फ 5% है। बाद बाकी सारी चीज़ें, मतलब 95% चीज़ें तो हम यूनिवर्स के बारे में ना देख पा रहे हैं ना जान पा रहे हैं। ठीक है, तो बिग बैंग जो है एक्सप्लेन करता है ऑरिजिन और एक्सपेंशन, और ये ठीक है नॉट कॉज ऑफ सिंगुलैरिटी। तो ऑरिजिन और एक्सपेंशन बताता है लेकिन सिंगुलैरिटी का रीजन नहीं बताता है। और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ठीक है हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो है एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, और डार्क मैटर
और डार्क एनर्जी सेम नहीं है, और ऑर्डिनरी मैटर क्या है, बहुत छोटा कंपोनेंट है, सिर्फ 5% ही है। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, हम इस स्पेस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप से, तो समझते हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो ये क्या है, ये स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, नासा के द्वारा। ठीक है, लॉन्च बाय नासा ESA की कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के, और ये ऑपरेट करता है अबव अर्थ एटमॉस्फेयर, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर है, इस वजह से डिस्टोर्शन फ्री इमेज हमें देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको लॉन्च कैसे किया गया। तो लॉन्च किया गया स्पेस शटल डिस्कवरी का यूज़ करके। ठीक है, देन कहाँ पे लॉन्च किया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो इसको लॉन्च कहाँ किया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, और ऑर्बिटल पीरियड इसका 96 मिनट है। ठीक है, तो स्पेस में क्यों, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन और टर्बुलेंस है तो ये अवॉइड होगा, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर है तो, और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग जो है मिल पाएगा इन UV विजिबल और नियर इंफ्रारेड में। ठीक है, देन वेवलेंथ क्या क्या ऑब्जर्व किया, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वेवलेंथ यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। और की कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हमें यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स एक तरीके से पता चला। देन एविडेंस फॉर डार्क एनर्जी यहाँ इससे मिलता है। देन डिटेल्ड स्टडी जो है किस चीज़ का, गैलेक्सी के एवोल्यूशन का, ऑब्जर्वेशन एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर का। ठीक है, आइकॉनिक इमेजेस अगर देखें तो हबल डीप फील्ड, अल्ट्रा डीप फील्ड जो है इस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें सर्विसिंग मिशन जो है इसका क्या है, यूनिक फीचर है, मतलब 5 स्पेस शटल सर्विसिंग मिशन भेजा गया इस इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करने के लिए, लाइफ स्पैन को इसका बढ़ाने के लिए। ठीक है, 1993 से 2009 तक। लिमिटेशन देखें तो इसका मिरर जो है स्मॉलर है कंपेयर टू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, और इसका इंफ्रारेड कैपेबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, याद रखना है, इंफ्रारेड कैपेबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे विजिबल वेवलेंथ क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, तो विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड कैपेबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। देन जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में आरियाने 5 के द्वारा। ठीक है, देन इसको पोजीशन किया गया सन अर्थ L2 पॉइंट पे, और यहाँ पे स्टेबल थर्मल और ग्रेविटेशनल इन्वायरमेंट है। और टाइप अगर देखें तो स्पेस में ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। कैसा टेलीस्कोप है ये, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, याद रखना है। देन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करना, गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुआ है उसके बारे में स्टडी करना, स्टार और प्लैनेटरी सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, और जो एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर है इसको समझना। देन एजेंसीज कौन कौन इन्वॉल्व है, तो नासा, ESA यूरोप का, देन कनाडा। ठीक है, CSA भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो नासा, ESA, CSA याद रखना है। तो इंफ्रारेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता है रेड शिफ्टेड लाइट फ्रॉम अर्लीस्ट गैलेक्सीज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है रेड शिफ्टेड लाइट, और ये पेनिट्रेट कर रहा है डस्ट क्लाउड को। स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, और एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंफ्रारेड का यूज़ किया गया है, ताकि जो रेड शिफ्टेड लाइट है उसको भी ऑब्जर्व किया जा सके। की डिज़ाइन अगर देखें तो प्राइमरी यहाँ पे मिरर है 6.5 mm का, 18 हेक्सागोनल और गोल्ड कोटेड सेगमेंट है, इसमें 5 लेयर सन शील्ड है। ठीक है, एंड ये ऑपरेट कैसे होता है, तो लगभग जो है -233 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है। देन की डिस्कवरी अगर देखें तो जो है ये पाया गया कि जो अर्लियर गैलेक्सीज है, अर्लीस्ट गैलेक्सीज, तो जितना हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी पुराना है अर्लियर गैलेक्सीज, और यहाँ पे क्लियर डिटेक्शन हो पाया वाटर वेपर का, CO2 का एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन व्यू जो है मिल पाया स्टीलर नर्सरीज का। मीन्स क्या है कि ये और एडवांस है, इसमें और भी चीज़ें हमें देखने के लिए क्लियर मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड है, ऑप्टिकल नहीं है, याद रखना है, और ये सक्सेसर है हबल का, रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिप्लेस कर दिया गया, ये सक्सेसर के बाद हबल के बाद आया है। ठीक है, देन कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखें कि वेब और हबल में क्या
फ़र्क है। तो हबल बहुत पुराना है, 1990 में इसको लॉन्च किया गया था, और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये 2021 में किया गया था, और इसमें प्राइमरी वेवलेंथ जो है मोस्टली विजिबल और अल्ट्रा वायलेट इसमें मोस्टली है, ठीक है। गिव मी ए मोमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोस्टली विजिबल और अल्ट्रा वायलेट है, और इसमें मोस्टली जो है इंफ्रारेड है, और मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर और इसका 6.5 मीटर है। देन अगर लोकेशन देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, और कितना अर्थ से कितनी दूरी पे है, तो लगभग 570 किलोमीटर है, और ये लंगराज पॉइंट L2 पॉइंट पे है, और अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर लगभग डिस्टेंस पे है। और ऑर्बिट टाइप अगर देखें तो ये जो हबल है तो ये अर्थ को ऑर्बिट करता है, और ये करता है सन को ऑर्बिट, अर्थ को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। देन सर्विसिबिलिटी देखें तो ये हबल रिपेयरेबल है बाय स्पेस शटल, लेकिन और जो ये है जेम्स वेब ये रिपेयरेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर है, तो इसको रिपेयर करना आसान नहीं है। देन साइंस का गोल क्या है, जो टॉडलर गैलेक्सीज है या विजिबल यूनिवर्स है उसको देखना, ठीक है, और इसका जो है बेबी गैलेक्सीज और फर्स्ट स्टार्स आफ्टर बिग बैंग उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट टेलीस्कोप, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तो टाइप क्या है इसका, तो नेटवर्क ऑफ 8 रेडियो टेलीस्कोप है, अर्थ साइज्ड वर्चुअल टेलीस्कोप है ये। मेजर अचीवमेंट यहाँ क्या मिला कि फर्स्ट एवर इमेज ब्लैक होल का, ठीक है, इसमें मिला। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को याद रखना है कि ये फर्स्ट एवर इमेज जो है ब्लैक होल का हमें मिला 2019 में। ब्लैक होल इन गैलेक्सी M87 के बारे में पता चला। ये क्या ऑब्जर्व करता है, रेडियो वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। देन एरीज टेलीस्कोप जो है तो इसका लोकेशन कहाँ पे ये है, तो देवास्थल उत्तराखंड में है, कितने एल्टीट्यूड पे, 2500 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके बना है ये इंडिया, रसिया और बेल्जियम के साथ एरिस टेलीस्कोप। और फीचर क्या है कि रिमोट कंट्रोल है ये, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें। ये स्टडी क्या करता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल डेब्रिस को, मैग्नेटिक फील्ड को, प्लैनेट्स और स्टार को। देन एस्ट्रोसेट ये इंडिया का है, तो ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है ये। इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2015 में। की फीचर क्या है कि ये जो है ऑब्जर्व करता है ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, यूवी, विजिबल, एक्सरे, गामा, इन सब को। जो हबल है वो मेनली विजिबल और यूवी को कर रहा है, और जो चंद्रा है वो एक्सरे को कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोसेट है मल्टी बैंड, कि ये काफ़ी सारे ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई एनर्जी प्रोसेस को स्टडी करना, ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम को, न्यूट्रॉन स्टार्स को, ब्लैक होल्स को और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स को। देन देखते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप। तो ये क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अपकमिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। मिरर का डायमीटर कितना है, 30 मीटर है, इसीलिए नाम इसी के ऊपर पड़ा है, 30 मीटर टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट जो है अपकमिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप होने वाला है। लोकेशन इसका कहाँ है, मोना किया, हवाई में है। ये अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखें तो इंडिया है इसमें, यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान मिलके इसको जो है कोलैबोरेट करके बना रहे हैं। की फीचर क्या है कि ये 12 टाइम्स शार्पर इमेज जो है हबल से प्रोवाइड करेगा, और एक्सट्रीमली हाई लाइट गैदरिंग पावर इसके अंदर होगा। देन साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे हम एक्सो प्लैनेट के बारे में जान पाएंगे, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में, गैलेक्सी फॉर्मेशन, अर्ली यूनिवर्स के बारे में जान पाएंगे। देन देखते हैं सरस टेलीस्कोप, इंडिया का है। तो ये क्या है, ये रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। पर्पस क्या है कि ये डिटेक्ट करता है फेंट रेडियो सिग्नल्स को अर्ली यूनिवर्स से, ठीक है। तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हम स्टडी कर पाएंगे जो फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट स्टार का, ठीक है, और फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट गैलेक्सीज का, कॉस्मिक डार्क एजेस का। तो इन सारे चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे सरस टेलीस्कोप। ये कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है। और टाइप क्या है, तो ये ग्राउंड बेस्ड रेडियो एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप कम से कम इन सारे लेक्चर्स को एटलीस्ट 2 बार देख लें, और अगर हो सके तो आप रनिंग नोट्स जो है बना सकते हैं, क्योंकि इतना सारा जो है अगर डिटेल्स है तो याद रखने में प्रॉब्लम होगा। और अभी तो आपको सब समझ में आएगा लेकिन याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप रनिंग नोट्स बना सकते हो, जैसे ठीक है सरस टेलीस्कोप इंडिया का है, देन सिर्फ आप लिख सकते हो कि ठीक है ये एक रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है, बस इतना ही आप लिख सकते हो।
तो इस तरीके से एटलीस्ट आप छोटा सा नोट्स बना सकते हो कि लास्ट टाइम पे आप समझ सको और आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये क्या है, इंफ्रारेड है। और रेडियो, ठीक है, ये क्या है, तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप और सरस जो है रेडियो वेव्स को कर रहा है। एस्ट्रोसेट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है तो 30 मीटर टेलीस्कोप जो बन रहा है, ठीक है, ये प्लान्ड है अभी। अब समझते हैं सन साइकिल, सोलर इक्लिप्स और जियोटेल के बारे में। तो सोलर साइकिल क्या है, तो ये सोलर साइकिल का मतलब है कि कुछ तो साइकिल में होगा ये पीरियडिक वेरिएशन, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पीरियडिक वेरिएशन इन सन्स एक्टिविटी, कि सन्स के एक्टिविटी में हमें पीरियडिक कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कभी सन स्पॉट देखने के लिए मिलेगा, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड। और एवरेज ड्यूरेशन क्या है, 11 ईयर्स है। याद रखना है कि ये जो सोलर साइकिल है ये कितना है, 11 साल का लगभग होता है, ठीक है। तो आखिर कारण क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, ठीक है। ये जो वेरिएशन हो रहा है सन के मैग्नेटिक फील्ड पोलैरिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द इफेक्ट आर ड्यू टू पीरियडिक फ्लिपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग ऑफ सन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सन्स का मैग्नेटिक फील्ड है ये इसमें पीरियडिक फ्लिपिंग होता है, कभी स्ट्रेंथ होता है, कभी वीक हो जाता है ड्यूरिंग सोलर साइकिल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है और रिकनेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो बेसिकली ये सोलर साइकिल क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से, याद रखना है। देन सन स्पॉट, तो सन स्पॉट्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, सन के रीजन में डार्कर और कूलर रीजन, मतलब ये ठंडा रीजन हो जाता है विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है कि ये डार्क और कूलर रीजन हो जाता है। और ये की इंडिकेटर है सोलर एक्टिविटी का। तो अगर बहुत ज़्यादा सन स्पॉट देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सोलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं फेजेस ऑफ सोलर साइकिल। तो सोलर मिनिमम हम कब कहेंगे, जब लोवेस्ट सन स्पॉट एक्टिविटी होगा, यानी सन स्पॉट हमें कम से कम देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइम पे जो है वीक सोलर फ्लेयर होगा और जो है कोरोनल मास इजेक्शन कैसा होगा, वीक होगा जब सोलर मिनिमम होगा। और जब सोलर मैक्सिमम होगा तो सनस्पॉट का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंट सोलर फ्लेयर देखने के लिए मिलेगा और कोरोनल मास इजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सनस्पॉट क्या होता है कि सन में कुछ कुछ रीजन में डार्कर और कूलर रीजन बन जाएगा, ठीक है, और उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो उसको हम कहेंगे सनस्पॉट, ठीक है। तो सोलर मैक्सिमम के टाइम में जो सनस्पॉट का एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा और कोरोनल मास इजेक्शन भी होगा। तो सोलर डिक्लाइन हम कब कहेंगे, ग्रेजुअल डिक्रीज इन सनस्पॉट नंबर। तो जो सनस्पॉट का नंबर है, जैसे कि अभी अगर इतना है तो ये धीरे धीरे जो है कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सोलर डिक्लाइन। तो इससे इसका मतलब क्या है कि फिर से ये अब सोलर मिनिमम की तरफ आएगा क्योंकि सनस्पॉट अब कम हो रहा है। तो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है हम देख रहे हैं। सोलर मैक्सिमम जब होगा, जब हाइयर सन का एक्टिविटी होगा तो सोलर फ्लेयर देखने के लिए मिलेगा, सोलर विंड देखने के लिए मिलेगा, अरोरा बोरियलिस देखने के लिए मिल सकता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने के लिए मिल सकता है। तो अब समझते हैं अरोरा का फॉर्मेशन होता कैसे है, सोर्स कहाँ से हो अरोरा बनेगा। तो सन का जो सोलर फ्लेयर होता है या कोरोनल मास इजेक्शन होता है उसकी वजह से रिलीज होता है सन से चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो सोलर विंड है वो कैरी करता है इन चार्ज पार्टिकल को अर्थ की तरफ, उसके बाद अर्थ के फील्ड में एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, चैनल्स पार्टिकल टुवर्ड्स पोल। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या करता है कि आने नहीं देता है जो भी ये सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, ये चार्ज पार्टिकल्स है तो ये पोल्स की तरफ ही आ पाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अर्थ में नहीं आ पाता है डायरेक्टली। देन ये फिर कहाँ पे चला जाता है, देन ये पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। देन क्या होता है, कॉलिजन होता है। जो ये चार्ज पार्टिकल है ये कोलाइड करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इस बात को याद रखना है कि किसके साथ कोलाइड करके ऑरोरा बनता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इन अपर एटमॉस्फेयर, मतलब थर्मोस्फेयर में, कहाँ पे, थर्मोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करेगा और एनर्जी जो है रिलीज होगा और एक्साइटेड जो गैसेस होगा ना वो रिलीज करेगा एनर्जी एज ए लाइट की तरह। तो फिर हमें अरोरा बोरियलिस
नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में देखने के लिए मिलेगा और अरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमीस्फेयर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। देन कलर फॉर्मेशन, कि ये आखिर कलर कैसे फॉर्म होता है, तो अगर ऑक्सीजन है तो ग्रीन होगा जो कि मोस्ट कॉमन है, और अगर रेड है हाइयर ऑल्टीट्यूड में रेड देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से ग्रीन मोस्ट कॉमन है, और नाइट्रोजन है तो ब्लू, पर्पल या पिंक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो कलर में याद रखना है कि ग्रीन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑक्सीजन की वजह से, रेड हाइयर ऑल्टीट्यूड में होगा, और नाइट्रोजन की वजह से ब्लू, पर्पल और पिंक होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली ये देखने के लिए मिलता है ग्रीन कलर का ऑरोरा। देन और क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से, तो कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन हो सकता है। सोलर फ्लेयर जो है रेडियो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगा, और शॉर्ट वेव रेडियो को स्पेशली जो ओवर पोलर रीजन्स है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जीपीएस और सैटेलाइट सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, और सैटेलाइट एंड स्पेस सिस्टम, तो ये क्या कर सकता है, सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन, और ये डैमेज कर सकता है ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को। देन पावर ग्रिड को डैमेज कर सकता है, कि अगर स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हुआ तो ये ट्रांसफार्मर को भी डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से ब्लैकआउट्स हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सन के बारे में। लेयर्स ऑफ सन को देख लेते हैं कि सन में कौन कौन सा लेयर है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें इनर लेयर, ठीक है, तो इनर लेयर में सबसे पहले आता है कोर। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, 15 मिलियन के इसका टेम्परेचर है, ये है कोर। ये सबसे जो है अंदर का पोर्शन क्या है, हम इनर लेयर अभी देख रहे हैं, तो सबसे पहले इनर में क्या है, कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्शन जोन है। तो रेडिएटिव जोन का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 7 मिलियन के लगभग है, और जो कन्वेक्शन जोन है इसका भी 2 मिलियन लगभग जो है। ठीक है, देन आउटर लेयर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, अगर आउटर लेयर की तरफ हम देखें तो पहले आता है फोटोस्फेयर। ठीक है, ये जो है विजिबल है अर्थ से, और इसका टेम्परेचर कितना है, 4000 के से 6500 के तक है। ठीक है, देन क्रोमोस्फेयर, इसका टेम्परेचर कितना है, 4000 से 8000 के है। देन ट्रांजिशन रीजन है ये वाला पोर्शन, 8000 से 50,000 के तक है। देन आता है कोरोना। ठीक है, और कोरोना का अगर हम देखें तो ये 50,000 से कितना तक जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना हीट होता है, तो 10 लाख तक जो है हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेयर हैं। सबसे पहले आपको जो है इनर लेयर में देखें तो आप कोर है, रेडिएटिव जोन है, देन कन्वेक्शन जोन है। आउटर लेयर में आप देखें तो फोटोस्फेयर है, जैसे बाहर की तरफ आएंगे तो फिर क्रोमोस्फेयर दिखेगा, देन ट्रांजिशन रीजन दिखेगा, देन कोरोना दिखेगा, और ये इस तरीके से जो है सन स्पॉट होता है, और ये कोरोनल होल इस तरीके का हो सकता है। और हमने जो फ्लेयर के बारे में पढ़ा, ये फ्लेयर ऐसे दिखेगा सन से आउट होते हुए। देन प्रोमिनेंस इस तरीके से। ठीक है, तो ये सोलर प्रोमिनेंस है। तो ये हमने सारी चीज़ों को देखा। अब समझते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में कि सोलर इक्लिप्स है क्या। तो सोलर इक्लिप्स होता है कब, जब मून पासेस बिटवीन सन एंड अर्थ, कि सपोज यहाँ पे सन है, ठीक है, और अर्थ यहाँ पे है, और मून अगर इन बिटवीन आ जाए तो फिर क्या होगा, सोलर इक्लिप्स होगा। क्या कहने का क्या मतलब है कि ब्लॉकिंग द सन लाइट फ्रॉम रीचिंग अर्थ, की सिंपल सी बात है कि अर्थ में जो है सन का लाइट आ नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मून के शैडो की वजह से अब यहाँ पे अर्थ में सन का लाइट नहीं आ पा रहा है। तो फिर ये हर मंथ क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसलिए नहीं होता है कि मून का ऑर्बिट जो है स्लाइटली टिल्टेड है, तो हमेशा जो है अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, क्योंकि मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। दैट्स इट, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। कितने तरीके का सोलर इक्लिप्स हो सकता है, एक तो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स, तो वो तब होता है जब मून जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सन को, और बिल्कुल ही डार्कनेस जैसा टेम्परेरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ सन का कोरोना विजिबल होता है ड्यूरिंग टोटलिटी। ठीक है, देन एन्युलर सोलर इक्लिप्स, तो ये कब होता है, जब मून इज एट और नियर फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ। तो एन्युलर सोलर इक्लिप्स क्या है कि जब मून जो है अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, ठीक है, फारदेस्ट होता है, तो फिर ये क्या कैसा दिखता है, अपीयर्स स्मॉलर देन द सन। तो ये सन से काफ़ी छोटा जो है दिखता है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या बन जाता है, रिंग ऑफ सनलाइट अराउंड द मून सिल्यूएट। तो होता क्या है कि जैसे ये मून है,
ठीक है, ये मून है और अभी मून क्या है कि अर्थ से बहुत दूर है। अब ये पास में था, अब ये अर्थ से मून बहुत दूर आ गया। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक रिंग की तरीके से दिखता है। ठीक है, ये जो एनुलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सोलर इक्लिप्स तो होता है लेकिन ये सन को कवर कर नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि अभी मून बहुत दूर है, इसीलिए रिंग की तरह जो है मून के चारों तरफ से दिख जाता है सन। तो इसको हम कहते हैं एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, देन समझते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या है, जब सन मून और अर्थ जो है परफेक्टली अलाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ओनली पार्ट ऑफ द सन इज ऑब्सक्योर्ड। तो पीपल आउटसाइड द मून्स इनर शैडो सी पार्शियल इक्लिप्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि परफेक्ट अलाइन नहीं है इसीलिए पार्शियल इक्लिप्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, समझते हैं कि अगर जो है टोटल इक्लिप्स होगा तो कैसा दिखेगा, तो सन कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, मून के बाद इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है हमें दिख पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल इक्लिप्स। देन एन्यूलर इक्लिप्स में क्या है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि मून क्योंकि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है तो इस तरीके से सन जो है रिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे मून जो है काफ़ी छोटा दिखता है इन द स्काई दैट इट कैन नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक आउट द सन। क्योंकि अभी मून बहुत दूर है अर्थ से तो ये कम्प्लीटली सन को ब्लॉक नहीं कर पाता है और यहाँ पे सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है मून के द्वारा। देन पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है कि स्मॉल पीस और क्रिसेंट ऑफ द सन जो है सिर्फ देखने के लिए मिलता है। मतलब कि जैसे कि ये मून है और ये पूरा कवर नहीं हो पाया, ये अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं हो पाया, तो इस तरीके से इसीलिए हमें क्रिसेंट शेप का देखने के लिए मिलता है सन। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं ब्लड मून के बारे में। ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम पे होगा, जब हम क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण के टाइम पे होगा। तो जब टोटल लूनर इक्लिप्स होगा तो क्या होता है इस टाइम पे कि अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सन है, सॉरी फॉर द गंदी सी ड्राइंग, तो ये अगर सन है तो अर्थ यहाँ पे है और मून यहाँ है। ठीक है, तीनों अलाइन है तो सन अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ गया तो ये ब्लॉक कर देगा जो डायरेक्ट सनलाइट है, तो यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलेग स्कैटरिंग होगा। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, स्कैटर करता है शॉर्टर वेवलेंथ को। तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या है, जो ब्लू और वॉयलेट कलर है तो उसको ये स्कैटर करता है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ होगा ना, रेड एंड ऑरेंज, ये पास हो जाएगा, पास थ्रू होकर के ये रिफ्रैक्ट होकर के मून की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मून की तरफ जाएगा तो इसकी वजह से मून जो है रेडिश कॉपर कलर का दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं ब्लड मून। ठीक है, तो सेम ये जो प्रिंसिपल है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये एक्सप्लेन करता है रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जियोटेल के बारे में। ठीक है, जियोटेल एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि इंट्रैक्शन होता है सन और अर्थ का, इस वजह से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से जो है जियोटेल, ठीक है, बनता है। अब जियोटेल बनता क्यों है समझते हैं। तो सन का क्या रोल है, सन इमिट करता है सोलर विंड। सोलर विंड क्या है, जो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है चार्ज पार्टिकल का सन से, और ये पार्टिकल जो है ट्रैवल करता है सन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो रोल क्या है कि अर्थ का अपना भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है सोलर विंड और प्लाज्मा। ये जो सोलर विंड आ रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या अर्थ में आ पा रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का इस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये फिर इस तरीके से पास करके इधर की ओर जाने लगता है, क्योंकि अर्थ तो अपने अंदर आने के लिए नहीं देता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है कि इंट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेटिक इन्वेलप मैग्नेटोस्फेयर बन जाता है। इस तरीके से क्या बन जाता है, एक मैग्नेटोस्फेयर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सन फेसिंग साइड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंप्रेस होता है। ये सन फेसिंग साइड है तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस है, 3 to 4 टाइम्स अर्थ का रेडियस ये होता है। और अपोजिट साइड अगर देखें, ये वाला साइड जो कि सन से अवे है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेच हो रहा है और एक लॉन्ग टेल बना रहा है। ठीक है, एक लंबे टेल की तरह हम देख पा रहे हैं ऐसे, तो इसको हम कहते हैं क्या, जियोटेल। ठीक है, और ये मून के ऑर्बिट के बियॉन्ड तक जाता है। अब मून जियोटेल रिलेशन क्या है, तो वंस एवरी 29 डेज मून पासेस थ्रू जियोटेल फॉर 6 डेज, कि ये जियोटेल से क्या होता है, 6 दिन जो है मून इस जियोटेल से पास करता है। ठीक है, याद रखना है।
तो साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो जियोटेल रीजन जो है बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए, और यहाँ पे हम ये बहुत यूजफुल है, हम सोलर विंड और मैग्नेटोस्फेयर का इंट्रैक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं आखिर ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय विच कोई भी जो है, इस फोर्स के द्वारा क्या होता है, कोई भी बॉडी चाहे प्लैनेट हो स्टार हो, तो ये क्या करता है, पुल करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ। ये होता है ग्रेविटी, कि कोई भी प्लैनेट, जैसे सन है तो सन का ग्रेविटी है, अपने अर्थ का ग्रेविटी है, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट और स्टार अपनी तरफ पुल करता है। तो रोल क्या है इसका सोलर सिस्टम में, तो ग्रेविटी क्या करता है, कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो उसी ग्रेविटी की वजह से जो है प्लैनेट क्या करता है, ऑर्बिट करता रहता है अराउंड द सन, ठीक है। और सन का ग्रेविटी डोमिनेट करता है ड्यू टू इट्स ह्यूज मास। तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ सन है, तो सारा जो है ऑर्बिट आखिर सन को ही क्यों कर रहा है, सारा का सारा प्लैनेट, क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट को अपनी तरफ पुल कर रहा है और सारा प्लैनेट इसकी तरफ घूम रहा है, ठीक है। देन डिपेंडेंस ऑन मास, मोर मास मतलब स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी, जितना मास है उतना ग्रेविटी है। अब डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस, ग्रेविटी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो जिस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो ग्रेविटी तो कम होता जाएगा ना। तो ग्रेविटी डिस्टेंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ग्रेविटी डिक्रीज होगा अगर इंक्रीज होगा डिस्टेंस, तो ठीक है। क्लोजर ऑब्जेक्ट होगा तो स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल होगा। अब इसका फोर्स नेचर अगर देखें कि कैसा होता है, तो वीकेस्ट होता है ये, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी है अपनी तरफ खींच रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जो फोर फंडामेंटल फोर्स होता है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। और ये एक्ट करता है इन्फिनाइट रेंज में, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होगा, अपनी तरफ ये सेंटर की तरफ खींचेगा। तो फंडामेंटल फोर्सेस देख लेते हैं कि चार जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो क्या है। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका रेंज तो इन्फिनाइट है लेकिन वीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसका इन्फिनाइट रेंज है, अट्रैक्टिव भी है प्लस रिपल्सिव भी है, याद रखना है। और ये रिपल्सिव कभी भी नहीं है, ये अट्रैक्टिव ही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका इन्फिनाइट रेंज है, अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव है। देन स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स को अगर देखें तो इसका रेंज कैसा होता है, शॉर्ट होता है बहुत, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों तरीके का फोर्स होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसको याद रखना है, इसका इन्फिनाइट रेंज है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने देखी। अब देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, किस किस जगह पे कितना ग्रेविटी है। तो हम समझते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो इक्वेटर वर्सेस पोल, कहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है इक्वेटर में वीक है और पोल में सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर ये अर्थ है और यहाँ से यहाँ अगर आप इक्वेटर देख रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस तो ज़्यादा है ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस कम है पोल में, तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी हमें पोल में देखने के लिए मिलता है। देन ऑल्टीट्यूड, हाइट के साथ अबव द सी लेवल, तो ग्रेविटी जो है डिक्रीज होता जाता है जैसे ही आप बहुत ऊपर की तरफ मूव करने लगते हो, हाइयर अबव सी लेवल जाने लगते हो, तो ग्रेविटी जो है डिक्रीज होने लगता है। सो अब देखते हैं लोकल जियोलॉजिकल फीचर। तो यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा, जो डेंसर रीजन है जैसे कि माउंटेन और मिनरल्स, यहाँ पे ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और वीकर कहाँ होगा, लेस डेंस रीजन में, जैसे कि ओशियन लेस डेंस है, तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है कम होगा, वीक होगा, ये याद रखना है। देन अर्थ का रोटेशन का क्या इंपैक्ट है, तो ग्रेविटी वीकर है इक्वेटर में, ठीक है, क्यों, ड्यू टू इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फार वाला, बाहर की तरफ आउटर फोर्स जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो अर्थ की रोटेशन की वजह से ग्रेविटी हमें जो है क्या देखने के लिए मिलता है, वीकर देखने के लिए मिलता है इक्वेटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेस मिशन के बारे में कि ग्रेस मिशन क्या है। तो फुल फॉर्म इसका क्या है, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपीरियंस, ग्रेस मिशन, ठीक है। तो लॉन्च किसने किया, नासा ने किया विद जर्मन कोलैबोरेशन। व्हाट इट यूजेज, ये क्या यूज़ करता है, तो दो आइडेंटिकल सैटेलाइट फ्लाइंग वन बिहाइंड द अदर, ठीक है। तो ये मेजर क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है स्मॉल वेरिएशन इन अर्थ्स ग्रेविटी फील्ड। तो अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में जो भी स्मॉल वेरिएशन हो रहा है उसको ये मेजर कर रहा है। तो आप समझते हैं कि आखिर ग्रेविटी वेरी क्यों करता है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ठीक है। जो अर्थ में जो मास है
क्या हर जगह एक जैसा है? नहीं, एक जैसा नहीं है। तो अब ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है? आइस मेल्ट की वजह से, ग्राउंड वाटर चेंज की वजह से, ओशियन करंट की वजह से, सी लेवल चेंज की वजह से। तो हर जगह तो इक्वल वेट नहीं है ना, तो यहाँ पे इसलिए ग्रेविटी वेरी करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये ट्रैक करता है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, यूज्ड फॉर ग्लेशियर मेल्ट लॉस, ग्लेशियर मास लॉस, ठीक है, देन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए। देन आप समझते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो किसने प्रपोज किया? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो कोर आइडिया क्या है कि ग्रेविटी जो है एक फोर्स नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी क्या है? इनका क्या कहना है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी जो है कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम है, और ये स्पेस टाइम में बेंडिंग क्यों हो रहा है? मास और एनर्जी की वजह से, ठीक है। न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन का देख लेते हैं। तो न्यूटन क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटी जो है फोर्स बिटवीन मासेस, कि मासेस के बीच फोर्स है, लेकिन आइंस्टाइन का कहना है कि ग्रेविटी जो है वार्प्ड स्पेस टाइम है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम है, ठीक है। न्यूटन के हिसाब से क्या है कि स्पेस एंड टाइम वर फिक्स्ड एंड ग्रेविटी वाज अ फोर्स पुलिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर, कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, ठीक है, खींच रहा अपनी तरफ। आइंस्टाइन डिटरमाइंड दैट स्पेस एंड टाइम आर लाइक फैब्रिक, कि स्पेस और टाइम जो है ना एक फैब्रिक की तरह है। सपोज जैसे ये फैब्रिक रखा हुआ है, ये एक फैब्रिक की तरह है, और मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो है कैन वॉर्प स्पेस टाइम। तो इस तरीके से जैसे इसमें मास है, तो ये क्या करेगा? ये वॉर्प कर सकता है स्पेस टाइम में। तो इनका ये कहना है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि स्पेस एंड टाइम टुगेदर फॉर्म स्पेस टाइम। तो जो स्पेस है और टाइम है, ये दोनों मिलकर के स्पेस टाइम बनाता है, और ये फ्लैट नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? नॉट फ्लैट लाइक अ शीट। तो ये फ्लैट नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या कर सकता है? बेंड कर सकता है और कर्व कर सकता है। तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि सन और अर्थ, तो ये क्या करता है? बेंड करता है। बेंड मीन्स वॉर्प। जब वॉर्प हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम बेंड की बात कर रहे हैं। बेंड स्पेस टाइम अराउंड देम, ठीक है। तो ये क्या करता है? बेंड करता है स्पेस टाइम को अराउंड देम। ऑब्जेक्ट डोंट फील अ पुल। तो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ खिंचाव महसूस नहीं होता है, ये सिंपली मूव करने लगते हैं अलोंग अ कर्व्ड स्पेस टाइम। तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो ये सपोज स्पेस टाइम है। होता क्या है कि जो भी मास यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो ये जो सन है तो इसका तो मास है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये प्रेस करेगा, इस पोर्शन को तो प्रेस करेगा ना, क्योंकि इसमें मास है। तो जो और भी जो सारे चीज़ें तो इनके आसपास ऐसे मूव करने लगेंगे, ठीक है। आप सिंपली ऐसा समझो कि अगर कोई ये ऐसा कोई फैब्रिक है जो स्ट्रेचेबल है, और इसके ऊपर आप कोई जो है बल्ब या कुछ भी रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये अंदर की तरफ धंस जाएगा, और इसके आसपास जो है जो भी रहेगा ये फिर मूव करने लग जाएगा, ठीक है, इसके अराउंड। तो यही है। तो ऑब्जेक्ट्स डोंट फील अ पुल, दे सिंपली मूव अलोंग कर्व्ड स्पेस टाइम। तो इसी कर्व्ड स्पेस टाइम में मूव करने लग जाते हैं, और इस बेंडिंग को हम कहते हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस खिंचाव को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटी कह रहे हैं। जैसे रबर शीट एनालॉजी से समझा जा सकता है कि अगर एक हैवी बॉल या सन, समझ लीजिए सन की तरह एक हैवी बॉल को अगर कोई स्ट्रेच शीट पे रखा जाए, तो शीट क्या होगा? वहाँ पे मुड़ जाएगा ना, झुक जाएगा, ठीक है, और स्मॉलर बॉल जो है इसी के आसपास रोल करता रहेगा, ठीक है। तो ये बॉल इसलिए नहीं पुल हुआ क्योंकि यहाँ फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस को फॉलो कर रहे हैं, ये सरफेस ही कर्व है, इसलिए सेम आइडिया इन स्पेस, कर्व्ड स्पेस टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ की प्रिंसिपल क्या है? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है, कि इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन जो है सेम है। क्या है? जो ग्रेविटी का इफेक्ट है और एक्सीलरेशन है ये सेम है। मतलब अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर एक क्लोज्ड लिफ्ट है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि वेदर फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन, कि ये फोर्स जो है क्लोज लिफ्ट में क्या ये ग्रेविटी की वजह से है या एक्सीलरेशन की वजह से है, ठीक है। देन कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होता है ये बेंड कर देता है स्पेस टाइम को, जो हमने समझा अगर ये स्पेस टाइम है और जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये बेंड कर देगा, और अदर ऑब्जेक्ट फिर इसी के कर्व्ड पाथ में घूमता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। तो जो रिपल्स क्रिएट होता है, मतलब वेव क्रिएट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। रिपल्स इन स्पेस टाइम कॉज्ड बाय एक्सीलरेटिंग मैसिव बॉडीज, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट किया गया था 2015 में लीगो के द्वारा, ठीक है।
तो हम ग्रेविटेशनल वेव्स को भी बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी कुछ इम्प्लीकेशंस है, ऑब्जर्व फैक्ट देख लेते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि लाइट भी यहाँ से पास नहीं कर सकता है, लाइट भी स्केप नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना मतलब ग्रेविटी स्ट्रांग है कि सब कुछ इसके अंदर ही चला जाएगा। देन ग्रेविटेशनल लेंसिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जो ये लाइट इस तरीके से बेंड करेगा ना, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसके पास इस तरीके से लाइट बेंड करके जाएगा, अगर यहाँ पे सपोज एक मैसिव ऑब्जेक्ट है तो इसका यूज किया जाता है डार्क मैटर और डिस्टेंट गैलेक्सीज को डिटेक्ट करने के लिए। देन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन करता है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। सिंपली यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं गैलेक्सी फॉर्मेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि जनरल रिलेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है। तो जीपीएस सिस्टम में इसका एप्लीकेशन है। जीपीएस सैटेलाइट जो है कैरी करता है एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। और जनरल रिलेटिविटी की वजह से क्या होता है कि जहाँ पे विकर ग्रेविटी होता है, तो जैसे कि सैटेलाइट वगैरह में क्या देखने के लिए मिलता है, क्योंकि विकर ग्रेविटी की वजह से क्लॉक जो है रन फास्टर देन द क्लॉक्स ऑन अर्थ। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे फास्ट चलने लगता है, जो अर्थ में क्लॉक है तो उससे फास्ट चलने लगता है। किसकी वजह से? जनरल रिलेटिविटी की वजह से। और यहाँ पे क्या होता है? टाइम डायलेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो टाइम डायलेशन देखने के लिए हमें मिलता है। देन स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से क्या होता है कि मोशन ऑफ सैटेलाइट की वजह से क्लॉक जो है स्लोवर चलता है, ठीक है। क्या होता है? स्लोवर चलता है। तो ये जनरल रिलेटिविटी की वजह से हमें देखने के लिए मिला कि क्लॉक जो है रन फास्टर देन क्लॉक्स ऑन अर्थ। और स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से देखने के लिए मिलता है कि सैटेलाइट मेक्स क्लॉक्स रन स्लोअर। तो यहाँ पे क्लॉक स्लो चलने लगता है। तो नेट इफेक्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन नहीं किया जाए तो जीपीएस में एरर हो सकता है 10 किलोमीटर पर डे का। तो रिलेटिविटी करेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि एक्यूरेट जीपीएस नेविगेशन मिले। तो ये याद रखना है कि जहाँ विकर ग्रेविटी होता है जनरल रिलेटिविटी की वजह से यहाँ पे फास्टर चलता है। स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से जो है मोशन ऑफ सैटेलाइट की वजह से क्लॉक जो है स्लोवर चलता है, ठीक है। देन अब देखें इसका तो यूज एस्ट्रोनॉमी में भी है। जनरल रिलेटिविटी एसेंशियल है टू अंडरस्टैंड बाइनरी स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स को। ये एक्सप्लेन करता है एक्सट्रीम ग्रेविटी को, ऑर्बिटल डीके को, इमिशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव को। अब समझते हैं ग्रेविटेशनल वेव क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो रिपल्स इन स्पेस टाइम, रिपल्स कहने का मतलब है स्मॉल वेव और डिस्टर्बेंस दैट स्प्रेड आउटवर्ड। तो जो स्मॉल वेव और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है स्पेस टाइम में, ये ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रैवल करता है। और इसकी वजह से वॉयलेंट और ये जो है ग्रेविटेशनल वेव्स आखिर प्रोड्यूस्ड क्यों हो रहा है? वॉयलेंट कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से, ठीक है। जो मैसिव ऑब्जेक्ट है मूव करता है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स जो है क्रिएट होता है और ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इससे हमें क्या पता चलता है? ग्रेविटेशनल वेव से ओरिजिन या नेचर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये बनता क्यों है और कैसे? जब ह्यूज ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल्स हो गया या न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ये जब कोलाइड करता है, ठीक है, कोलाइड करता है या ऑर्बिट करता है फास्ट, तो फिर ये क्रिएट होता है। तो ओरिजिन ऑफ द आइडिया अगर देखें तो इसको प्रिडिक्ट किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। और ये पार्ट किस चीज़ का है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है अबाउट 100 ईयर्स अगो, ठीक है। तो डिटेक्शन अगर देखें तो सबसे पहले इसको जो है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया था 2016 में लीगो के द्वारा। लीगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। देन कॉज क्या है ग्रेविटेशनल वेव का? हम देख चुके हैं कि जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो है मूव करेगा बहुत हाई स्पीड में तो ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होगा। और एग्जाम्पल्स जैसे देखिए कि कब कब क्रिएट हो सकता है, तो एसिमेट्रिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम पे जब दो मैसिव स्टार ऑर्बिट करेगा एक दूसरे को, जब टू ब्लैक होल स्पाइरल करेगा और मर्ज करेगा तब, न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करेगा तब। देन देखते हैं एलिजा मिशन, ठीक है। इलिजा मिशन फुल फॉर्म क्या है? इवॉल्व्ड लेजर इंफेरोमेट्री स्पेस एंटीना। पर्पस अगर देखें क्या है तो इसको जो है ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करने के लिए जो है इसका पर्पस है फ्रॉम स्पेस। देन
क्या किया जा सकता है, इलीजा मिशन से ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी किया जा सकता है। स्ट्रक्चर क्या है, तो 3 स्पेस क्राफ्ट है इसको इसमें, और फ्लाई करता है ये, फ्लाई इन ट्राइंगुलर फॉर्मेशन, ठीक है, और शेप कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह होता है, ठीक है, याद रखना है कि ट्राइंगल की तरह ये होता है, और फ्लाई करता है ये ट्राइंगुलर फॉर्मेशन में। डिस्टेंस अगर देखें स्पेस क्राफ्ट के बीच में तो 1 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होता है। मेथड क्या है कि लेजर्स को सेंड किया जाता है स्पेस क्राफ्ट के बीच में ताकि डिटेक्ट किया जा सके स्पेस टाइम में क्या डिस्टोर्शन हो रहा है उसको। देन समझते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, तो समझते हैं कि जब लाइट जो है बहुत डिस्टेंट या बहुत दूर के किसी स्टार या गैलेक्सी से आ रहा होता है, और जब ये लाइट क्या करता है, पास करता है नियर मैसिव ऑब्जेक्ट, तो कोई भी अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके पास से जब ये पास करता है, ठीक है, कोई भी गैलेक्सी या गैलेक्सी क्लस्टर है, तो इसका रास्ता मुड़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर कहीं से सपोज यहाँ से लाइट आ रहा है तो इस तरीके से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इस तरीके से बेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो लाइट ट्रैवल्स आउट फ्रॉम क्वासर, तो इसको समझते हैं कि अगर लाइट है कि एक ये क्वासर है, इससे ट्रैवल कर रहा है, तो गैलेक्सीज ग्रेविटी एक्ट्स एज ए लेंस, तो अगर गैलेक्सी का ग्रेविटी जो है लेंस की तरह काम करता है, बेंडिंग क्वासर्स डाइवर्जिंग लाइट पाथ्स टुवर्ड्स अस, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से अगर लाइट आ रहा है और यहाँ पे गैलेक्सी है, तो इस तरीके से लाइट जो है बेंट होकर के हमारे पास आ रहा है। फ्रॉम आवर वांटेज पॉइंट अगर हम यहाँ से देखें तो क्वासर्स लाइट अराइव फ्रॉम 4 डिफरेंट डायरेक्शन, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि क्वासर का लाइट जो है 4 डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो अ टेलीस्कोप क्या देखता है, अ टेलीस्कोप सीज सिंगल क्वासर एज 4 ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द गैलेक्सीज, तो टेलीस्कोप से ऐसे ही दिखता है कि एक सिंगल क्वासर है और 4 और जो है क्या दिख रहा है हमें, एज 4 ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द गैलेक्सीज, की सिंगल क्वासर है और 4 ऑब्जेक्ट कोई गैलेक्सी को सराउंड कर रहा है, तो इस तरीके से बेंट हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये जो बेंट होता है ना लाइट का, तो इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। तो आखिर ये बेंडिंग हो क्यों रहा है, तो आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट होता है वो कर्व करता है स्पेस टाइम को। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वहाँ पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो जो अगर स्पेस टाइम ये है तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो लाइट ऑलवेज फॉलो कर्व्ड स्पेस टाइम, तो ये जो कर्व हो चुका है ये पोर्शन, तो लाइट अगर जा रहा है तो इस तरीके से फॉलो करेगा, कर्व्ड स्पेस टाइम को फॉलो करेगा, तो इसीलिए बेंट दिखता है। तो सिंपल सी बात है कि लाइट बेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पेस ही खुद कर्व्ड है, तो लाइट जो है कर्वेचर को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, रिंग शेप्ड इमेज दिखता है, आइंस्टाइन रिंग इसको हम कहते हैं, आर्क्स और स्ट्रेच्ड इमेज दिखता है, और मल्टीपल इमेज जो है दिखता है सेम ऑब्जेक्ट का। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो है इट मेक्स वेरी फेंट और फार गैलेक्सीज विजिबल, तो इस लाइटिंग की वजह से ना हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे तो कोई गैलेक्सीज है, दूर से दिख जाता है। तो इससे जो है डिटेक्ट किया जा सकता है और मैप किया जा सकता है डार्क मैटर को भी, ठीक है, क्योंकि डार्क मैटर के पास से जब गुजरेगा तो क्या होगा डार्क मैटर बेंड्स लाइट बट कैन नॉट सी, तो डार्क मैटर भी लाइट को बेंड करता है पर देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो ये जो है क्यों होता है बेंडिंग, क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, नहीं, ये प्योरली ग्रेविटी की वजह से होता है, स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से होता है। अब समझते हैं लीगो इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इंडिया का प्रोजेक्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो ग्रेविटेशनल वेव का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो वेव क्रिएट होता है स्पेस टाइम में, रिपल्स क्रिएट होता है वॉयलेंट कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से, जैसे कि ब्लैक होल मर्जर हो रहा है, न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ हमें ग्रेविटेशनल वेव्स मिलता है। तो की प्रोजेक्ट का अगर डिटेल हम देख ले तो 1 एडवांस लीगो डिटेक्टर शिफ्टेड फ्रॉम हैंडफोर्ड यूएसए टू इंस्टॉल्ड इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। तो एक जो है एडवांस लीगो डिटेक्टर को शिफ्ट किया गया है यूएसए से, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। तो एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल टाइमलाइन क्या है कि वेव ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, इंडिगो अराउंड 2025। तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको जो है इंप्लीमेंट कर रहा है। तो आखिर लीगो इंडिया मैटर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी ऑफ लोकेटिंग ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज ग्लोबली, ठीक है। देन ये स्ट्रेंथन करता है इंडियाज रोल इन बिग साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है इंडिया का रोल इन बिग साइंस प्रोजेक्ट्स।